मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में सहभागिता कर आम जन से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव सुने और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह के फूड ट्रक का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मातृशक्ति, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और आमजनों की मौजूदगी से कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और जनता से सीधा संवाद सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बग्घा चौवन में आयोजित 12 साल विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने छोलिया और थारू संस्कृति प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विश्व पटल पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और निःशुल्क टीकाकरण अभियान को भी ऐतिहासिक कदम बताया। अगली खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में सुनियाकोट मटीला मोटर मार्ग में औलिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने खुशी जताते हुए इसे दशकों पुराने सपने के पूरा होने जैसा बताया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क क्षेत्र के आवागमन को सुगम बनाएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाकर विकास को नई गति देगी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार को जनपद देहरादून के सभी विकास खंडों में बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। विकास खंड रायपुर सभागार में आयोजित शिविर में विधायक उमेश शर्मा काऊ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख सरोजनी रवाड़ी ने की। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी और उज्ज्वला योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविर सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के सहसपुरा थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में तनाव बढ़ने पर कुछ लोगों द्वारा घरों पर पथराव और एक घर में आगजनी की भी घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। पानी के इस विवाद ने देहरादून में हिंसक
रूप ले लिया, जिसके बाद इस समय इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर है देहरादून से। ये 6 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बैरागी वाला गांव में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और उसके बाद किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से पथराव हुआ और बुलडोजर का भी एक्शन देखने को मिला। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से मारपीट या जिस तरह से जो घटना सामने आई है, उसके बाद ये पूरा हिंसक रूप इस घटना ने ले लिया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और बैरागी वाला गांव में इस समय पुलिस फोर्स मौजूद है। एक छोटी सी घटना ने कितना बड़ा रूप ले लिया। पानी का विवाद था और इसी विवाद ने मारपीट का रूप लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इसके बाद ये सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नामजद और 25 लोगों के खिलाफ, जो कि अज्ञात हैं, जिनकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस करने की बात कह रही है, ये सभी की तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल ये सभी युवक बताए जा रहे हैं कि गांव से इस समय फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है और इन 6 तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से स्थिति नियंत्रण में पुलिस ने करने की कोशिश की, किस तरह से वहां पर आगजनी की गई, किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, किस तरह से मारपीट की गई। और जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके आधार पर पुलिस बैरागी वाले गांव के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। नहीं हुआ था, वो तो अपने आप ही है, वहाँ कोई लड़ी लुड़ी नहीं होती। परसों वो पैसों के बारे में बातचीत हुई थी, इस पर लौंडे 14,000 रुपए थे सेटरिंग के। सेटरिंग भी उस पर ही है, इसका लौंडा इसका। बोलो बोलो खुल के बोलो। अच्छा, वो पैसे मांगे होंगे कल इसने। अच्छा, उन्होंने फिर कहा होगा कि मैं पैसे कर लूंगा। मैं भी आ गया था बाद में। सामने पैसे पहुंचा देंगे। वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ठीक है पैसे कर लो, देगा वो। ऐसे आज ऐसे पैसे दिए, वो जानते मार दिया। बहुत आदमी इकट्ठे हो रखे थे। इंताज है, इंताज ने करवाई सारी लड़ाई। इंताज ने इंताज असली वही है असली। और इतना ये दोनों का काउंटर नहीं होता ना, इंताज का इसका मासूम का लौंडा, क्या नाम इसका, रज्जाक का, इतना बड़ा डेड बॉडी नहीं जाना चाहे सड़ जावा। का विधायक होने के नाते, यहाँ के जनमानस का कस्टोडियन, इन खितों का कस्टोडियन होने के नाते और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी हम पूरे के पूरे विधायक के रूप में भी और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी संभव होगा वो हर संभव मदद हम पीड़ित परिवार की करेंगे। देखिए, जो विक्टिम था उसके परिवार द्वारा जो है तहरीर दे दी गई थी, जिसमें जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई है और जल्दी जो है अक्यूज जो है, मेन अक्यूज जो नामजद है, इसमें उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और सब सही। तो देखा आपने कि छोटी सी इस घटना ने कितना बड़ा हिंसक रूप ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हिंसक और कट्टरपंथी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में हुई घटना बेहद निंदनीय और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दोषियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा। कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। तो ये मुख्यमंत्री ने किस तरह से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात करी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने आरोपी एकलव्य को डाको
वाली रोड से दबोच लिया है। आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना के संबंध में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस इसके पहले इस मामले में शामिल एक आरोपी प्रियांशु राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ में एकलव्य और समीर त्यागी के नाम सामने आए थे। दोनों के लगातार फरार रहने पर एसएसपी ने उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी समीर त्यागी की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को तेज कर दिया गया है। इस क्रम में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आईटी पार्क से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और त्रुटियों को दूर करने के लिए जागरूक करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही और साथ ही समय पर प्रपत्र जमा करने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड और सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वाहनों की लंबी कतारों के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। नवजोत सिंह भुल्लर स्वयं सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करने की अपील कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जनपद में यमुना घाटी में शनिवार को राजकीय आयुर्वेदिक और पंचकर्म चिकित्सालय बरकोट में चिकित्सकों ने कार बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और डीपीडी अधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान चिकित्सकों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के शीघ्र निदेशक की नियुक्ति, डीएपीसी का लाभ प्रदान करने, विभागीय ढांचों के पुनर्गठन, लंबित एसीपी लाभों का निस्तारण और वर्ष 2024 बैच के चिकित्सा अधिकारियों के स्थायीकरण की मांग को प्रमुख रूप से उठाया। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही देखते पूरे परिसर में लपटें फैल गई और घना धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैल रही थी, जिसके चलते आसपास के प्रतिष्ठानों और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया और उसे अन्य स्थानों तक फैलने से रोका। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सर, हमको जैसे ही सूचना मिली है आग लगने की कि एमबीपीजी कॉलेज के पास में आग लगी है, तो तत्काल प्रभाव से हमारे वाहन जो है वहां से रवाना हुआ और मौके पर पहुंच के आग को बुझा दिया है। किस तरीके का नुकसान हुआ है सर? नुकसान इसमें थोड़ा ये दीवार के साथ जो लकड़ी है वो जली है और एक एसी भी जला है, कुछ वायर भी जली हैं। बाकी नीचे किचन में कोई हानि नहीं है। धुआं था जो सीढ़ी के माध्यम से नीचे पहुंचा है और एक तंदूर के ऊपर कपड़ा रखा था
उसमें थोड़ी आग थी, वो भी बुझा दी गई। हाँ बिल्कुल, जो भी इनके अग्निशमन विभाग के मानक हैं किसी भी एनओसी को जारी करने के, जारी करते समय भी उनको इसका ध्यान देना चाहिए। और अगर पूर्व में एनओसी जारी हुई है वो क्या उसमें मानकों का अगर ख्याल नहीं रखा गया होगा तो उसको निरस्तीकरण की भी कार्रवाई विभाग के स्तर से की जाएगी। और भविष्य में भी जो एनओसी जिनके द्वारा निर्गत की जाती हैं उस समय भी सभी मानकों का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा। कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले के दौरान ड्यूटी पर आए 2 पुलिसकर्मियों पर एक युवती से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगने के बाद शनिवार देर रात हंगामा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और युवती के परिजन कैंची चौकी पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के अनुसार मेले की ड्यूटी में आए दोनों पुलिसकर्मी क्षेत्र के एक होम स्टे में ठहरे थे। इसी दौरान युवती की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत मिलने के बाद करीब 50 से 60 लोग कैंची चौकी पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में जहां एक और देश विदेश से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है, वहीं यात्रा सुव्यवस्थाओं में लगे मजदूरों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है। जिला पंचायत के अधीन कार्य कर रहे ठेकेदारों पर मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, मनमानी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि जिला पंचायत द्वारा रोटेशन व्यवस्था लागू करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि कई मजदूरों को लंबे समय तक अवसर नहीं मिल रहा है, जिससे उनमें नाराजगी लगातार बढ़ रही है और कई मजदूर काम छोड़कर घर वापस लौट रहे हैं। मजदूरों ने ये आरोप भी लगाया कि कार्य आवंटन में पारदर्शिता नहीं है और कुछ ठेकेदार मनमाने तरीके से व्यवस्था चला रहे हैं। विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और ये तमाम शिकायतें आज मजदूरों ने अपनी सामने रखी, जिसमें उन्होंने ठेकेदार को भेदभाव पर आरोप लगाया। 15 तारीख से देहरादून में जो है हमारा पूर्ण बहिष्कार का अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारी जो मेन मांगे हैं, पहले जो हमारी मांग है वो है हमारे संपर्क का निदेशक, हमें निदेशक हमारा संपर्क का होना चाहिए। दूसरी जो दूसरी मांग है डीएससीपी जो लगभग 4 साल पहले कैबिनेट से पास हो चुकी है, उसका आज तक जियो जारी नहीं हो पाया, वो हमारी दूसरी मेन मांग है। तीसरी मांग है एसीपी, हमारा जो 2013 बैच के चिकित्सा अधिकारी हैं वो हमको लगभग जो है 2023 में एसीपी लग जाना चाहिए था। आज 2026 हो चुका है, 3 साल बाद भी एसीपी अभी नहीं लग पाया। शासन से है और सरकार से है, क्योंकि हमारा जो है इससे पहले जो भाजपा सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारा डीएससीपी का जो मुख्य मुद्दा है, डीएससीपी भाजपा सरकार में भी जो उस समय जो मंत्री जी थे उनके द्वारा जो है कैबिनेट द्वारा पास किया गया था। और डीएससीपी अभी तक हम आंदोलन है, बहुत हमें निराशा है कि अब तक उसका कोई शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। ये प्रथम मुद्दा है हमारा। मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी में फिटनेस और आत्मरक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बैनर तले सह संस्थापक अभिश्री बानी और कोच प्रशांत बिष्ट ने शहर में प्रशिक्षण की पहल करते हुए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लेकर फिटनेस, आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभिश्री बानी ने बताया कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट केवल लड़ाई का खेल नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने, युवाओं को फिट रखने और महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोच प्रशांत बिष्ट ने कहा कि मसूरी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और उचित प्रशिक्षण मिलने पर यहाँ के युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं और इसी उद्देश्य के साथ एक आधुनिक DDMA जिम स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है, इसमें सारे फॉर्म्स होते हैं मार्शल आर्ट्स के, जैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुए थाई जो थाईलैंड का आर्ट फॉर्म है, स्ट्राइकिंग होता है, ये रेसलिंग होता है, इसमें ब्राज़ीलियन जिजित्सु होता है। सो एक होलसम फिटनेस पैकेज है MMA। और MMA बेसिकली हमारा एम ये है कि ये सिर्फ किसी एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे, विमेन, ओल्ड पीपल, रिटायर्ड लोग सब इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ना सिर्फ फाइटर्स जो नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं, बट अगर आपको ओवरऑल अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस का ध्यान रखना है तो
MMA बहुत ज़रूरी है। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तुम MMA और मसूरी फिटनेस क्लब के द्वारा ये दूसरी MMA की वर्कशॉप मसूरी में आज हमारे द्वारा आयोजित की गई। पहली वर्कशॉप 1 दिन की थी, आज ये हमने 3 दिन की वर्कशॉप का तीसरा दिन है, हमने आयोजित करी। और हमारा जो मेन मोटिव है ये वर्कशॉप लगाने का कि लोगों को MMA के बारे में पता चले, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्या होता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, बेसिक फिटनेस क्या होती है, और स्पेशली लोग अपने जैसे अनफिट हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कुछ फिटनेस के लिए करने के लिए, तो हमारा मेन मोटिव यही है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा में तेज बहाव में बह रहे एक युवक की जान पत्रकार की सूझबूझ और साहस से बचा ली गई। खड़खड़ी निवासी अजय स्नान करते समय असंतुलित होकर गहरे पानी में चले गए। तेज धार में वो बहने लगे। उसी समय हर की पौड़ी पर मौजूद पत्रकार हरि गौतम ने उसे बहते हुए देखा और बिना अपनी जान की परवाह किए गंगा में छलांग लगा दी। उन्होंने काफी दूर तक तैरकर युवक तक पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि कुछ देर और हो जाती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस साहसिक कार्य की जमकर सराहना की। जानकारी के अनुसार पत्रकार हरि गौतम इससे पहले भी एक डूबते हुए युवक की जान बचा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तैराकी ना जानने वाले लोग गहरे पानी में जाने से बचें और बच्चों को तैरना जरूर सिखाएं। देखिए, शनिवार है और यहाँ पर हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मैं हर रोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आइडल के लिए डुबकी लगाने आ रहा हूँ और गंगा स्नान कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक युवक जो है वो गंगा में बहता हुआ जा रहा था काफी दूर तक। वो जब उसे कोई बचाने नहीं कूदा तो मैं उसको बचाने के लिए काफी तेजी से गया। ये पीछे मेरा क्षेत्र आप देख रहे होंगे, CCTV फुटेज में वो दिखाई दे रहा है और बड़ी मुश्किल से जाके अकेले मैंने उसको जो है गंगा से रेस्क्यू किया। इससे 10-15 दिन पहले ही मैंने एक हरियाणा के युवक को बचाया था इसी तरीके से, और आज CCTV हमने निकलवाया है ये, क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से वो बिल्कुल डूब चुका था और अंत में आकर उसको मैंने जो है इस पुल के आगे जाकर ब्रह्मकुंड से पहले उसे रेस्क्यू किया। और मैं अपील करता हूं जो श्रद्धालु और लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं इस तरीके की आप लापरवाही ना बरतें, आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। तो गंगा को स्वच्छ बनाए रखें और गंगा में यदि आपको तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल भी अंदर ना जाएं। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।